तो आज कितने बजे तक क्लास है आप लोगों की? मतलब अपनी क्लास लास्ट है आज, इसके बाद टेस्ट है आप लोगों को, टेस्ट। तो टेस्ट की तैयारी कैसी है आपकी? टेस्ट की तैयारी नंबर कम आए ना, अगर नंबर कम आए ना, अगर क्योंकि बाकी सबको तो पढ़ने में ध्यान है, हो सकता है गलती से नंबर कम आ जाए, और आप लोगों का तो पढ़ने में ध्यान नहीं है, इससे नंबर कम आए ना, अगर नंबर कम आए ना। हाँ बेटा, मैं पूछ चुका तो 3 बार ही बोलना पड़ेगा बेटा। बोलो बोलो, बताओ क्या आखिरी इच्छा तुम्हारी? मतलब इच्छा क्या है तुम्हारी? सो जुलाई 1991 और जुलाई 1991 में हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेप था लिबरलाइजेशन, यानी हमने अपनी पॉलिसीज को बनाया लिबरल। लिबरल मतलब आसान। बहुत सारे एफर्ट्स हमने उठाए बेटा, बहुत सारे, और इसमें हमने किस तरीके से चीजों को आसान बनाया वो आप यहां पे समझ सकते हैं बेटा। 1991 में जैसा कि आप जानते हैं कि डोमिनेट करता था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बहुत लिमिटेड हुआ करता था। तो 1991 में ऐसी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व रहेंगी, ऐसी हमने सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज छोड़ी थी। क्या ये 18 सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी और बाकी सबको ओपन कर दिया किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन प्रेजेंट में ये कंडीशन और चेंज हो चुकी है बेटा, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ 3 ही बचे हैं बेटा। ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आज टोटली कंट्रोल में हैं किसके? तो आज की डेट में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज है जो टोटली गवर्नमेंट के अंडर में? 3। सबसे पहले डिफेंस एयरक्राफ्ट, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। ये हम देंगे नहीं, ये हम देंगे नहीं, और ये कोई लेगा नहीं, क्योंकि इसको चलाना आसान काम नहीं है। हाँ बेटा, डिफेंस का बेटा प्राइवेट सेक्टर को देने में रिस्क है बेटा, क्योंकि डिफेंस का मामला रह गया बेटा, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे मैं दे रहा था चाइना का एक वीडियो था, उसमें रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट डाला उन्होंने और सब झुक गए, वो यहीं गिर गया। वो मतलब तुमने रॉकेट लॉन्चर उनको मारने के लिए बनाया कि इनको मारने के लिए बनाया? रिस्क ले सकते बेटा।
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हर एक को चेक कर देखोगे नहीं आप, हर एक गोला चला के तो चेक करोगे नहीं, चला के देख ले चल रहा कि नहीं चल रहा है, तो उसमें से कुछ सही और कुछ खराब हो तो दिक्कत जाएगी बेटा। तो वहां पे अपन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी अगर अपने प्राइवेट सेक्टर को दी ना तो घर घर में एटम बम होंगे। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, चाहिए क्या, देना जरा पड़ोसी के फेंकूंगा, पता लगा छोटा सा फेंका पूरा एरिया साफ, वो न्यूक्लियर बम है भाई, कौन सा बम, रिस्क ले सकते बेटा। और रेलवे लिबरलाइजेशन का दूसरा स्टेप था, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हर बिजनेस से पहले हमें क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस, खत्म कर दिया बेटा हमने। सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज जो रिस्की इंडस्ट्रीज है उनको छोड़ के सबके लिए लाइसेंस खत्म है। और लाइसेंस अब किसके लिए चाहिए, अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी बिजनेस बिना लाइसेंस के ओपन कर सकते हैं। कि मुझे राशन की दुकान खोलनी है, खोल ले भैया, मुझे नमकीन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, खोल ले भैया, जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोल ले भैया, कोई परमिशन कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, फायदा। इसके बाद लास्ट हम कल डिस्कस कर रहे थे एमआरटीपी एक्ट को, याद है क्या एमआरटीपी एक्ट, अगर एक बड़ी कंपनी छोटी को टेक ओवर करेगी या दो कंपनी आपस में मर्ज होगी या अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो उन सब के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, और ये कॉन्सेप्ट था एमआरटीपी एक्ट, खत्म कर दिया बेटा हमने। और इसकी जगह लाए हम ये प्यारा सा कंपटीशन एक्ट। तो एमआरटीपी की जगह ले लिया अब सीसीआई ने। कौन है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे सीसीए भी है इंडिया में, पता है आपको, सीसीए, सीसीए क्या है बेटा, सीसीए बेटा वो तो सीसीआई है, सीसीए है ही नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, लाखों लोग उसके मेंबर बनना चाहते हैं, पता है आपको सीसीए, चप्पल चोर एसोसिएशन, चप्पल चोर एसोसिएशन, सीसीए। और उसके एक सपोर्टिंग भी है जेसीए। तो बेटा अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो सीसीआई, आप इनके हेड हो सकते हैं। तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, चप्पल चोर कुछ ही नहीं है बेटा। करोड़ों का टर्नओवर है, मजाक से रखा आपने। इसके बाद चलते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन पे। अच्छा एक चीज और, इन तीनों पॉइंट में से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो इन तीनों पॉइंट्स को याद करके जाइएगा बेटा। इसके बाद आ चुका है बेटा हमारा प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में सारी पावर गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई पावर थी ही नहीं, और उसका नतीजा हम भुगत रहे थे बेटा, क्योंकि इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी। तो हमसे पहले कुछ कंट्रीज प्राइवेटाइजेशन कर चुकी थी और उसका इंपैक्ट काफी पॉजिटिव था, और उनसे ही हमने भी सीखा। वही एग्जांपल यहां पर है। तो अगर बात करें कि जब ब्रिटेन में मिसेस मार्गरेट थ्रेचर जो थी वो पीएम थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश कोल माइंस का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज और स्कूल एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन किया गया।
और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेटर थे। तो यहां से हमने भी सीखा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया तो उनको फायदा हुआ, तो हमें भी फायदा देना चाहिए। तो हमने भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से, पहले बता दूं कि समस्या क्या थी, समाधान आप लोग बताएंगे बेटा। In the Indian context, privatization efforts was not easy. There were hardly any taker for loss-making public sector industries. On the other hand, there had been many takers for surplus-making industries like oil drilling, refinery, Steel Authority of India Limited, National Mineral Development Corporation. जो लॉस में है उसको कोई लेने को राजी नहीं है, जो प्रॉफिट में है उसको लेने के लिए सब राजी है। अगर उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर आप होते तो आप क्या करते हैं बेटा? जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है उनको तो कोई लेने वाला ही नहीं, और प्रॉफिट वाले का सब लेना चाहते हैं, और हम बेचना किसको चाहते हैं? लॉस वाले को। तो हम क्या करते हैं? अगर हमें एफएम होते तो हम क्या करते हैं बेटा? तो प्रॉफिट वाले का प्राइवेटाइजेशन करना ही क्यों है बेटा? पर अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? जो लॉस अर्न कर रहे हैं बेटा उनको तो बेचना है बेटा अपने, प्रॉफिट वाले को क्यों? ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर प्रॉफिट वाले में हिस्सेदारी चाहिए तो लॉस वाली पूरी खरीदनी पड़ेगी। यानी प्रॉफिट वाले में तो हम आपको एक हिस्सेदारी दे देंगे, एक पार्टनरशिप या पार्ट आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको लॉस वाली पूरी खरीदनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है बेटा। कि मम्मी ने कहा बेटा ये तो है करेले की सब्जी और ये है चॉकलेट, चॉकलेट चाहिए तो करेले की सब्जी खानी, ठीक है सब खा लेंगे, कोई बात नहीं, चॉकलेट मिलनी चाहिए, करेले की सब्जी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारी गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कंपनी फुल्ली एंड प्रॉफिट मेकिंग पार्शियली। तो भैया अगर आपको हिस्सा चाहिए प्रॉफिट वाले में तो लॉस वाली खरीदनी पड़ेगी। तो हमने ये तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के 4 पार्ट है बेटा, और एग्जाम तक पहुंचने तक ये डाउट मैं इतनी बार बताता हूं जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बेटा आप लोग क्लास में समझ लो, ध्यान से पढ़ लो, और डाउट है तो यही पूछ लो, क्योंकि मैं लास्ट तक देखता हूं। एग्जाम कल एग्जाम है, आज बच्चे पूछा सर इनका डिफरेंस बता दो। तो 4 पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा? पहला पार्ट है डेलीगेशन, दूसरा डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक बार ध्यान से समझ लो बेटा, ताकि रोज की कहानी खत्म और बाद में डाउट ना आए। पहला पार्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर देता है। जैसे कि अपने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पहले जब हमारे घर में लाइट जाती थी ना तो फोन करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं था। आज की डेट में आप रात के 2 बजे भी फोन करेंगे तो फोन रिसीव होगा, वो आपकी कंप्लेंट नोट करेंगे, आपको कंप्लेंट नंबर देंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी देर में लाइट आएगी। और रात के 2:30 बजे भी 3 बजे भी वो ठीक करने के लिए आएंगे। तो सर्विसेज कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। इससे बोलते हैं डेलीगेशन। दोनों रोल प्ले कर रहे हैं ना यहाँ पे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो इसको क्या नाम दिया गया? डेलीगेशन। क्या नाम दिया गया? सेकंड डाइवेस्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम पार्शियल ओनरशिप बेचते हैं, 10%, 20%, 30%, और बाद में धीरे धीरे अपनी मेजोरिटी स्टेक भी बेच देते हैं बेटा, एक या एक से ज्यादा को, एक या एक से ज्यादा को। यानी पूरी पावर अपन ने किसको दे दी? प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। बेसिकली ये जो डाइवेस्टमेंट है या डिसइन्वेस्टमेंट है, ये 2 तरीके से होता है बेटा। एक माइनॉरिटी होता है, एक मेजोरिटी होता है। माइनॉरिटी में हम बेचते हैं 49% या इससे कम स्टेक,
इससे कम पार्ट बेचते हैं अपन, और मेजोरिटी में बेचते हैं अपन 51% या उससे ज्यादा। बेटा ये 2% है, लेकिन 2% का डिफरेंस बहुत ज्यादा है बेटा। जिसके पास 49 है ना वो कुछ भी नहीं है, जिसके पास 51% है ना उसके पास पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल है, एमडी। तो ये 2% का खेल है बेटा ये। तो नॉर्मली यहां पर माइनॉरिटी होती है स्टार्टिंग में, और बाद में क्या होती है, मेजोरिटी। और डिसइन्वेस्टमेंट में सीधा हम मेजोरिटी स्टेक बेच देते हैं बेटा, 51% या उससे ज्यादा, पहली बार में बेच के खत्म। मैनेजमेंट अगले का अगला जाने, अगले का कहां जाने, अपना को टेंशन नहीं है। तो दोनों में फर्क है ना बेटा, एक में बेच रहे हो माइनॉरिटी और एक में बेच रहे हो बेटा आप मेजोरिटी स्टार्टिंग में। यहां पर पहले माइनॉरिटी और बाद में बेचोगे मेजोरिटी, यानी पहले 49 या उससे कम बेचेंगे, बाद में उसका बचा हुआ हिस्सा बेच देंगे। यहां पे डायरेक्टली क्या बेच देंगे, 51% या उससे ज्यादा, कि मैनेजमेंट किसका, आपका। हाँ बेटा, सेकंड मतलब डाइवेस्टमेंट का। बेटा नॉर्मली कई कंपनीज के साथ ऐसा ही क्या था, पहले पहले माइनॉरिटी बेची थी, बाद में मेजॉरिटी बेची थी, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको डिसइन्वेस्टमेंट के मिलेंगे बेटा। एयर इंडिया का तो बेटा 100% प्राइवेटाइजेशन हो गया बेटा, 100%। वहां पर अपन ने 51 या 60% नहीं बेचा, 100% ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बेटा। अब 100% किसके पास है, टाटा के पास। तो वो इन चारों में कोई भी नहीं है बेटा। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट, ये तो नाम से याद रख लो बेटा। जब से प्राइवेट कंपनीज आई हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डिस्प्लेस कर दिया। आज आपके पास फोन है तो किसका फोन है बेटा आपके पास, एयरटेल वाले कितने हैं, और जियो वाले कितने हैं, और वी वाले कितने हैं, और बीएसएनएल वाले कितने हैं। तो जब से जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल ये आए, तब से बीएसएनएल क्या कर दिया, खत्म, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया। प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंस एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट एंटिटी को खत्म कर देता है। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देना बेटा। तो चारों पार्ट याद रहेंगे बेटा, अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लो बेटा। डेलीगेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, सर्विस प्राइवेट सेक्टर देगा बेटा। जवाब कौन देगा, कल को कुछ भी गड़बड़ हो तो जवाब कौन देगा, गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस कौन दे रहा है, लेकिन जवाब कौन देगा, एग्जैक्टली। क्लियर है बेटा, और किसी में कोई डाउट। अब आ रहा है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो यहां पर बेटा मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, एक है एफपीआई और एक है एफडीआई। तो एफडीआई में तो बाहर से कंपनी आती है और इंडिया में आके एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। फिक्स डिपॉजिट नहीं बेटा, यहां पे आके कंपनी लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी, एसेट में इन्वेस्ट करेगी, दैट इज एफडीआई। लेकिन अगर मैंने अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये हो गया एफपीआई। अमेरिका का एक आदमी इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो ये क्या होगा, एफपीआई। और गवर्नमेंट चाहती है कि अगर पैसा आए तो भाई साहब एफडीआई में आए, एफपीआई में नहीं। दो तीन फायदे हैं भाई साहब। हुंडई ने इंडिया में आके प्लांट लगाया, ये शॉर्ट टर्म के लिए था कि लॉन्ग टर्म के लिए था, कैसे होगा कि आज फैक्ट्री लगाई कल चल दिए, आए हैं तो फिर रुकेंगे, तो कई सालों तक पैसा इंडिया में ही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ, पहला फायदा। दूसरा फायदा, यहां पे फैक्ट्री लगाएंगे
तो यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डबल फायदा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने से प्रॉफिट मिल रहा है क्या अपन को? और शेयर मार्केट का पैसा शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है? अरे सुबह आके शाम को भी जा सकता हो, तो सुबह लगाया मार्केट ऊपर गया, शाम को बेच के डाटा, बाय बाय, सी यू नेवर। तो हमें चाहिए पैसा आए तो एफडीआई, लॉन्ग टर्म रुकेगा भी और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। एफपीआई तो जाए, कौन टेंशन ले रहा है बेटा। इंडिया में एफडीआई की जो परमिशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में एफडीआई बेटा पूरी तरह से अलाउड नहीं है बेटा। कहीं पर 26 है, कहीं पर 49 है, कहीं पर 51 है। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एफडीआई लिमिट दी गई है बेटा। अब बेटा कितने % पैसा लगा सकते हो आप? हर सेक्टर में 100% अलाउड नहीं है बेटा। मीडिया में कैसे दे दोगे 100%? मीडिया में आप कहोगे इंडियन कंपनी आप 26% पैसा लगाना तो लगा लो, क्योंकि मीडिया में तो बेटा आपको परमिशन देने का मतलब है देश में आप कुछ भी करवा सकते हो। आपको न्यूज़पेपर चलाने नहीं दे दिया तो न्यूज़पेपर में आप जो लिखोगे लोग पढ़ेंगे, और पढ़ के दंगे भी तो हो सकते हैं। एक न्यूज का इफेक्ट क्या होता है जानते हो आप? एक न्यूज पूरे देश में आग लगा सकती है भाई साहब। डिफेंस में अलाउड है एफडीआई, लेकिन शायद 26%, प्रिंट मीडिया में 26%, जिसपे ना तो उसको कोई राइट्स मिल रहे हैं 26% में, ना उसका मैनेजमेंट होगा, सिर्फ क्या लग रहा है उसका पैसा, प्रॉफिट बेस्ड हिस्सेदारी, बस और कुछ भी नहीं। खाली वोटिंग कर सकता है, वोटिंग 10% पे मिल जाती है बेटा। अगर किसी कंपनी में 10% इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे वोटिंग पावर मिल सकती है उसकी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो मैं वोट दे सकता हूं बस। एक न्यूज छपती है और पूरे देश में दंगे हो जाते हैं बेटा, जैसा कि 90s में हुआ था, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुणाल गोस्वामी ने सुसाइड कर लिया था। रीजन था रिजर्वेशन। वो एडमिशन कराने गया और उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसके शायद 90% थे, और एक के शायद 48 या 49% पे एडमिशन हो गया, क्योंकि उसका रिजर्वेशन था। उसका इतना दिमाग खराब हुआ वो घर नहीं गया, वो वहीं रिजल्ट उसने देखा, लिस्ट देखी, गाड़ी में से पेट्रोल निकाला, वहीं छिड़का और भाई मेन पूरी यूनिवर्सिटी रोड के बीच में आग लगा ली, ऑन द स्पॉट खत्म। पूरे इंडिया में खबर फैल गई। नेक्स्ट डे से इंडिया में दंगे शुरू, सारे स्टूडेंट्स रोड पे, ना स्कूल खुलने देंगे, ना कॉलेज, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस। पब्लिक को कुछ नहीं बोला उन्होंने ना, पब्लिक जा रही है, जाओ, सरकारी बस आई, रुको, नीचे उतरो सब, अब फोड़ो इसको, आग लगा दो इसमें। स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दी। बोले पढ़ाई का फायदा क्या है? जब पढ़ के 90% पे भी एडमिशन नहीं होना तो कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई कॉलेज नहीं खुलेगा। 2.5 महीने तक ना तो स्कूल खुलने दिए ना कॉलेज। उसके बाद बेटा मामला ठंडा पड़ गया बेटा। इंडिया बेटा 2.5, हाँ बेटा, बेटा आप कौन सुसाइड करे बेटा? वो थे कुछ लोग जिनको ये चीज बुरी लगी, और होना भी चाहिए बेटा, लेकिन हमें पता है कि होना हो नहीं सकता बेटा। मरने से बेटा वो देश में एक बार तो, ये तो देश के लोग ही हमारे ऐसे हैं कि 2 दिन का ही जोश होता है, उसके बाद, वरना पहले स्कूल खोलने देते थे वो लोग 2-2.5 महीने तक। तो जैसे आपने स्कूल खोला वैसे 15-20 लोग गाड़ियां भर गए, आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो, छुट्टी करो, फोड़ दो इसको। नहीं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी।
स्कूल में बैठे हुए बच्चे खुश। बेटा जब आजाद हुए थे तब उस टाइम पे सही था ये, उस टाइम पे जरूरत थी बेटा इसकी, आज गलत है बेटा। चलो अब यहां पर बनेगा आपके लिए अगला क्वेश्चन। इंडिया में एफडीए आता है दो रूट से, दो रूट में से पहला रूट है ऑटोमेटिक रूट, जहां पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है अप्रूवल रूट, जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी FIFP की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी बेटा। FIFP की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पर बेसिकली कितने रूट से इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है दो रूट से। मान लो कोई इंडिया में आके पिज्जा बेचना चाहता है तो उससे कोई रिस्क थोड़े है, कोई परमिशन नहीं है, बेच ले। सब मैं बर्गर बेचूंगा, आजा भाई। सब मैं टीवी बेचूंगा, आजा भाई। गाड़ी बेचूंगा, आजा भाई। एसी बेचूंगा, सब मैं हथियार बेचूंगा, परमिशन ले पहले। ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो जहां पर मीडिया हो गया, डिफेंस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो वहां पर बेटा परमिशन लेके आ सकते हो, बिना परमिशन के नहीं। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर एफडीआई बैन है, चाहे किसी भी रास्ते से आए। और इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है बेटा कि कहां पे एफडीआई अलाउड है और कहां पे नहीं है बेटा। तो इन सब सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो इंडिया में सबसे पहले कहां पे अलाउड नहीं है भैया? दूसरा, तीसरा, सट्टेबाजी, वो तो वैसे भी इंडिया में लीगल नहीं है। एफडीआई तो बहुत दूर की बात है। चिट फंड का बिजनेस, चीट फंड जानते हो? चीट फंड आप, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, वो होता है चिट फंड। तो उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। चिट फंड चला सकते हो आप, चिट फंड अलाउड है, लेकिन एफडीआई अलाउड नहीं है। बाहर की कंट्री के लोग यहाँ पे चिट फंड नहीं चला सकते बेटा। 21 दिन में पैसा डबल करेंगे तो हम ही करेंगे बेटा। धन लक्ष्मी कौन सी थी वो? लक्ष्मी चिट फंड, वेरी गुड बेटा। जयपुर में थी एक कंपनी गोल्ड सुक, गोल्ड सुक। उन्होंने कहा कि आप पैसा दो, हम आपको गोल्ड देंगे। तो लोगों ने पैसा जमा कराया, उनको गोल्ड मिला। हजार नहीं, असली 1000 रुपए जमा कराए तो 2000 का गोल्ड, 2 लाख जमा कराया 4 लाख का गोल्ड, 4 लाख जमा कराया 8 लाख का गोल्ड, तो लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करा दिए। तब वो लोगों का गोल्ड और सुख दोनों लेके भाग गए बेटा। गोल्ड तो अरे बेटा समझे नहीं, आपने 2 लाख जमा कराए, हमने आपको 4 लाख रुपए का गोल्ड दे दिया। अगली बार आपने 8 लाख जमा कराए, हमने 16 लाख का दे दिया बेटा। अगर आप 16 जमा कराए, हमने 32 का दे दिया। फिर आपने 2 करोड़ जमा कराए, टाटा बाय बाय बेटा। अपना काम बनता। और अरे ये सब यही है बेटा। चिट फंड के बाद निधि कंपनी, निधि कंपनी एक सहारा, सहारा ने लोगों से छोटे छोटे पैसे लिए थे और कहा था कि इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। हालांकि पैसा अभी भी मिला नहीं है, और मिलेगा या नहीं मिलेगा भी पता नहीं है। अब याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ गया भैया। एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन इन सब में अलाउड है। जैसे अपना फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सीड्स हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, वेजिटेबल्स, मशरूम्स, इन सब में एफडीआई अलाउड है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो बेटा नॉर्मल प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन में है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। तो प्लांटेशन लिख देता है और नीचे लिख देता है टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है। अगर आप टी प्लांटेशन में पैसा लगाना चाहते हैं, इंडिया में बागान खरीदना चाहते हैं,
खरीद सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद हाउसिंग और रियल एस्टेट में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। टीडीआर में भी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, आपने इंडिया में कंपनी डेवलप की और बाद में उसके राइट्स किसी और को बेच दिए, इसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ऐसे तो अमेरिका इंडिया में आके कंपनी खोल लेगा और बाद में राइट्स पाकिस्तान को बेच देगा, तकलीफ तो हमें हो जाएगी, हम अलाउ ही ना करें पाकिस्तानी कंपनी को। तो जहां पे राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं उसको हम एफडीआई में काउंट नहीं करते, एफडीआई अलाउड नहीं है। और सिगार, सिगरेट, टैबेको पे भी नहीं है बेटा। सिगरेट बेचेंगे तो हम बेचेंगे, सिगार बेचेगा तो हम, बाहर वाले को अलाउड नहीं है। एफडीआई में सारी कंपनी कौन सी है बेटा इंडिया में तो सिगरेट बेचती हैं? इंडियंस। हाँ बेटा, चिरूट्स होते हैं बेटा, सिगार होते हैं, चिरूट्स होते हैं, वैरायटी बेटा ये, सिगारू। अब ये तो कोई वही बता सकता है जो बेचारे बच्चे को बदनाम कर रखा है। मासूम भोला बच्चा, इसको तो पता ही नहीं होता क्या है। इससे तो आज तक श्वेत धूम्रदंडिका देखी भी नहीं है, नाम भी इसका बच्चे ने। श्वेत धूम्रदंडिका, इसको हिंदी में कहते हैं सिगरेट। बेटा एफआईआई, एफआईआई एफपीआई का ही पार्ट है। ये बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है बेटा, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स होते हैं और ये दूसरे देशों में जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास एक रिसर्च टीम होती है जो पता लगाती है कि कौन से देश में इन्वेस्ट करने पे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। वहां पर ये अपने पैसे जमा कर देते हैं और जैसे मार्केट नीचे लगता है ये निकल लेते हैं बेटा। इसलिए मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर पैसा आए तो एफडीआई में है, एफपीआई या एफआईआई में नहीं, नो। तो ये तो शेयर मार्केट पैसा लगाएंगे, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा रखेंगे, जैसे नीचे जाने लगा बेटा। देखो हमने अलाउ कर रखा है, लेकिन जिन कंट्रीज के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उनको अलाउ करेंगे ना बेटा। नहीं कर सकते बेटा, जिनको अलाउ है, जिन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन है वही कर सकते हैं बेटा, बाकी कोई नहीं बेटा। ऐसा आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते बेटा। अगर कॉमन पब्लिक कर रही है तो एफपीआई है, इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं तो एफआईआई है, दोनों अलाउड है बेटा। मैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकता हूं, या बेटा बेटा दैट इज एफपीआई। लेकिन इंडिया की कोई बड़ी कंपनी अगर खरीद रही है तो बेटा हेजिंग एक फंक्शन है जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। हेज फंड्स होते हैं जहां पर हम किसी चीजों की रेट्स पहले से डिसाइड करवा लेते हैं बेटा। आपने टोकर मनी सुना है? अपन को प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, अपन क्या करते हैं, एडवांस दे देते हैं। मतलब ये होगा कि आपने डील किया होगा डन, और डील हम रजिस्ट्री कब कराएंगे, 6 महीने बाद। लेकिन 6 महीने बाद भी रेट तो वही लगेगा जो आज डिसाइड हो गया। इस पॉलिसी को हेजिंग पॉलिसी कहते हैं बेटा। मान लो मुझे पता है कि फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हमने कहा साहब हम आज डील डन कर रहे हैं लेकिन रेट वही रहेंगे। सौदा तो 6 महीने बाद करेंगे लेकिन रेट आज के फिक्स हो गए, और मुझे पता है कि 6 महीने बाद बढ़ने वाले हैं, तो मैं तो उसी रेट पे खरीद लूंगा और ऊंचे रेट पे बेच लूंगा। तो वो हेजिंग फंक्शन है बेटा। वो हेज फंड्स होते हैं बेटा हमारे, जो हमने बचा के रखे होते हैं ताकि ऐसी चीज को फायदा उठा सके। ओएफडीआई, इंडिया में एफडीआई सिर्फ आता नहीं है बेटा। हाँ, हमारी कंपनीज
इंडियन कंपनीज भी बाहर इन्वेस्ट करती है, जैसे कि भारतीय एयरटेल ने किया 978.92 मिलियन यूएस डॉलर्स मॉरिशस में। पीवीआर सिनेमा ने श्रीलंका में प्रॉपर्टी ली थी पर बर्बाद हो गया बेचारा, क्योंकि श्रीलंका खुद ही बर्बाद हो गया बेटा। इसके बाद सन फार्मा ने भी चाइना में डेवलप किया है बेटा अपनी इंडस्ट्रीज को। तो ये सब एग्जांपल है जिसमें इंडियन कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही है बेटा। जो बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है वो आईएफडीआई, और जो हमारी कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही है वो ओएफडीआई, मतलब वो आउटवर्ड हो गया और वो इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड एफडीआई यानी हमारी कंपनी पैसा लगा रही है बाहर के देशों में, इनवर्ड एफडीआई बाहर की कंपनी पैसा लगा रही है इंडिया में। तो इनवर्ड और आउटवर्ड, आईएफडीआई और ओएफडीआई। और यहां पर खत्म हो जाती है इस चैप्टर की कहानी। एनी डाउट, क्वेश्चन? तो इसके क्वेश्चन कर लेना बेटा आज। देख लेना बेटा। तो टेस्ट कितने बजे से आप लोगों का? 4 से 5:30। मुश्किल से आधे घंटे का पेपर होना चाहिए था ये। नहीं, पेपर तो इजी नहीं है, लेकिन 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं। 30 मिनट ही बहुत होते हैं। हाँ तो 1 घंटे में कर लेते हैं बच्चे। सीए अपने आईसीए का जो सीए फाउंडेशन का जो पेपर होता है, बच्चे 1-1.25 घंटे में कर लेते हैं पेपर। टीएनसी अप्लाई जिसको नहीं आता, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मार्शल? नहीं, मार्शल तो चाचा था, तो पापा कौन था? जिसको आता है उसी को आता है ना, जिसको नहीं आता तो उसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगाएगा, जिसको आता है उसको पता ही है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ऑप्शन में भी तो होना बेटा। अगर आप अपने प्राउड फील करना चाहते हैं तो चाणक्य लिखा ना, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। हाँ 1 पॉइंट, क्योंकि 1 नंबर का बता तो रहा हूं। और क्या बता रहा हूं? 2 ऑप्शन। एडम पापा नंबर चाहिए तो एडम स्मिथ, और अगर प्राउड फील करना है तो कौटिल्य 0.25। लेकिन 1 नंबर जो मिलना था वो मिला भी तो नहीं। अरे 1 नंबर तो उस क्वेश्चन में जो मिल सकता था वो नहीं मिला, 0.25 नेगेटिव भी हो गया, तो टोटल 1.25 का नुकसान होता है वो। लेकिन वैसे नुकसान 0.25 का ही होता है बेटा। किससे? हाँ सही बात है, इसलिए कौटिल्य नहीं बेटा। तो ठीक है फिर, अब स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। कल पढ़ लो आज बैठ के आराम से।